रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा, रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया, वो जायज़ है ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के। 2014 को दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसा क्यों है कि जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग भारत के संविधान की बात करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों को यहां पे शरिया कानून भी चाहिए। आपको इसमें विरोधाभास नहीं लगता? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? जैसे कि फारूक अब्दुल्ला। ठीक है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि एक देश में दो अलग अलग किस्म के विधान, अलग अलग किस्म के कानून नहीं होने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने अपनी एक राय व्यक्त करी। उनका हक है, ही इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई भारत के नागरिक है प्रधानमंत्री जी, उन्होंने राय व्यक्त करी और सरकार ने ऐसा थोपा नहीं कि ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में, अब तो यूसीसी होगा ही होगा और किसी भी सूरत में तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। बोला कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सभी पार्टीज कह रही कि इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। मैंने बोला मैंने पढ़ा नहीं है यार, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा फिर या सपोर्ट या अपोज करूंगा। वो कागज कहां पे, वो डॉक्यूमेंट मैंने तो देखा नहीं। और सुनो यार, मैं उन खालिस्तानियों की तरह तो हूं नहीं, ठीक है, कि कुछ लिखा पढ़ा है नहीं और वहां पे हा 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 करके बिल्कुल बावले। इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है? इंसान और जानवर में यही फर्क होता है कि जानवर डिसीजन नहीं ले पाता क्योंकि जानवर इंटेलिजेंट नहीं होता, जानवर का वो दिमाग नहीं होता, वो एबिलिटी नहीं होती राइट और रॉन्ग के बीच में जज करने की, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान है वो पहले पढ़ता है, लिखता है, फिर ही मेक्स अप हिज माइंड। सो आई एम वेटिंग, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट आएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। अगर देश के लिए अच्छा होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, और देश के लिए अच्छा नहीं होगा फिर मैं वैसे ही अपनी राय व्यक्त करूंगा कि वही देश के लिए अच्छा नहीं है। राइट। अब मैं आपको बताता हूं फारूक अब्दुल्ला ने बोला क्या। इनको अभी भी यही लग रहा है कि कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन घूम रहे हैं, ठीक है। ये इनके साथ बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। फारूक अब्दुल्ला वॉन्ट्स अ बैकलैश इफ यूसीसी इज इंप्लीमेंटेड। फारूक अब्दुल्ला ने बोला भाई आग लग जाएगी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यही फारूक अब्दुल्ला ने बोला था कि 370-35 से हटा दोगे तो कोई कांधा देने वाला नहीं होगा तिरंगे को और ये करने वाला नहीं होगा। तो ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, बड़ा बैकलैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या बैकलैश हो गया? कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यूसीसी इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तो पार्लियामेंट करेगी यार, गौरवारी थोड़ा ना करेगा, वो पार्लियामेंट करेगी। लेकिन ये देखिए, इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एडवोकेट करा कि यूसीसी होना चाहिए, और फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर की देयर वुड बी अ बैकलैश और स्टॉर्म, तूफान आ जाएगा भाई, आंधी आ जाएगी अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया तो। साहब ये भाई साहब जो है फारूक अब्दुल्ला, ये गए ईद की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बल। राइट। अब हजरत बल ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाहर रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, तो भाई साहब ने बोला कि साहब देखो, इस बंदे को ना, मैं बता रहा हूं फारूक अब्दुल्ला को, अपनी ऑडियंस का बड़ा, ही इज वेरी अवेयर। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं ना, मैच अवेयरनेस बड़ी अच्छी धोनी की, इसकी ऑडियंस अवेयरनेस बड़ी अच्छी है फारूक अब्दुल्ला की। ये कहता है आवर कंट्री इज डाइवर्स एंड सो दे शुड रीथिंक द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हुई, उसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया अभी तो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, अभी तो बहस है, और बहस चलेगी, कई महीनों चलेगी, हो सकता है सालों चले। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर, मुस्लिम्स हैव देयर ओन शरीयत लॉ, एंड इफ दे यूनियन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट यूसीसी देयर वुड बी बैकलैश और पॉसिबल स्टॉर्म, सो दे शुड रीथिंक द कॉन्सिक्वेंसेस। भाई एक बात बताओ, हिंदुस्तान में शरीयत लॉ कैसे चल सकता है यार? और क्या शरीयत लॉ चलना चाहिए? ये जो जिंदगी भर इन्होंने लंदन में पार्टीज करी, और इनकी कहानियां सुन लीजिएगा, ठीक है, कि मोटरसाइकिल में बैठा के किस किस को घुमाया था भाई साहब ने डल झील के आसपास, गुपकार रोड पे। पढ़िएगा मीडिया पे, गौरव आर्या नहीं कह रहा, मैं तो कौन होता हूं ये सब कहने वाला, आप पढ़िएगा। ये जिन्होंने पूरी रंगरलियां मनाई जीवन भर, अब इनको बुढ़ापे में शरिया और अल्लाह याद आ गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब और कई मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीडर्स की बात कर रहा हूं, कभी ये कहते हैं यार भारत तो संविधान से चलना चाहिए, भारत संविधान से चलना चाहिए, फिर कभी कभी कहते हैं शरिया भी होना चाहिए। भाई साहब सिर्फ मैं एक बात कहता हूं, शरिया हो नाफिज, जरूर नाफिज हो, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन पूरा होना चाहिए यार। शरिया हो तो पूरा हो, ये आधा अधूरा शरिया नहीं हो, ठीक है।
ये आधा अधूरा शरिया नहीं कि हम शादी हमारे हिसाब से होगी, डाइवोर्स हमारे हिसाब से होगा, ये ना ना ना। फिर भाई साहब ऐसा है कि अगर रमेश चोरी करेगा वो 3 साल के लिए जेल जाएगा। रमेश अगर चोरी करेगा 3 साल के लिए जेल जाएगा। रहमान अगर चोरी करेगा फिर उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये शरिया कानून तो यही है। चोरी करके अगर झूठ बोलोगे तो हाथ तो कटेगा, जबान भी कटेगी, और चोरी करके भागोगे तो पैर भी कटेंगे, हाथ भी कटेगा। इज इट एक्सेप्टेबल? और यार कई सारे मुस्लिम्स जाते हैं अमेरिका में, रहते हैं आराम से और खुश हैं, खुश हैं, दे आर हैप्पी देयर। वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं है। सिंगापुर में तो शरिया कानून नहीं है, यूरोप में तो कोई शरिया कानून नहीं है, लेकिन यूरोप का मुझे नहीं पता, किसी भी दिन लागू हो सकता है वहां पे, उन्होंने तो अपना बेड़ा ही गर्क करवा लिया। यहां पे तो शरिया कानून नहीं है। शरिया कानून क्यों चाहिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। या तो आप बोलें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं करते, भारत का संविधान हमें नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आप भारत के संविधान की भी बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म की भी बात करते हैं, आप कहते हैं सारे धर्म बराबर है। सारे धर्म बराबर कैसे हो सकते हैं जब कानूनी बराबर नहीं है? तो आप एक बात बताइए, आप कुछ करें आपके लिए अलग सजा, मैं कुछ करूं मेरे लिए अलग सजा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आप गुनाह करेंगे आपको अलग सजा मिलेगी। ये तो सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब ही बराबर ही होता है। और मैं दिल से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वी आर इक्वल। और ये गौरव आर्य कह रहा है, ये भारत का संविधान कह रहा है। तो यार ये तो दो अलग अलग बातें हैं। एक मैं बात बताना चाहता हूं ना, एक चीज मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, मैंने एक नोट्स बनाए हैं, जस्ट बेयर विथ मी फॉर अ सेकंड। मार्च 2005 में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह भारत के, उन्होंने सच्चर कमेटी बैठाई थी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सच्चर कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी, और 2006 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और पब्लिक डोमेन में आ गई 30 नवंबर को 2006 को, यानी कि साल 1.5 साल के अंदर सच्चर कमेटी ने, वो जस्टिस सच्चर हुआ करते थे, तो जस्टिस सच्चर को बोला कि आप मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है भारत में, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भारत में, और सबसे नीचे तबके में मुसलमान आते हैं। एजुकेशन के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, हर एक सोशल पैरामीटर के हिसाब से मुसलमान जो है भारत का वो सबसे नीचे है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतने साल तो मोदी था नहीं ना। 2005-2006 में जो रिपोर्ट आई है, वेयर वॉज नरेंद्र मोदी? वो तो प्रधानमंत्री नहीं थे भारत के, 2014 को हुए। यानी कि जो पहले पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं फेल हुई ना। और सच्चर कमेटी रिपोर्ट पता है क्या कहती है? यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। वो अंग्रेजी में लिखा है, पर अगर सच्चर कमेटी का, जो सच्चर कमेटी ने बोला था कि मुसलमानों के उत्थान के लिए आप कुछ करें, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे दोस्तों, तो हिंदी में पता है क्या अनुवाद है उसका? आपको हंसी आएगी। उसका हिंदी में अनुवाद है सबका साथ सबका विकास। जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, ठीक है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है वो बुरा आदमी है, जो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आप जाके देखिए ना, इंटरनेट पे आप खुद जाके देखिए, ओरिजिनल देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है वहां से देखिए। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत बिलीव करिए आप। तो क्या होगा कि मैं आपको एक और चीज बताता हूं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे जाने से पहले। दोस्तों ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भारत में जानबूझ के पीछे रखा गया, जानबूझ के पीछे रखा गया, ठीक है। क्या मुसलमान जो माँ बाप हैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ें, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरी बेटी वकील बने? वो क्या मुसलमान माँ बाप नहीं चाहते? ऐसा बिल्कुल चाहते हैं। फिर हुआ क्यों ये? भाई सब लोग लिबरल थे, सब लोग बहुत अच्छे थे यार नेहरू जी के बाद, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की यार, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री थे हमारे, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हमें, करनी चाहिए हमें। तो कैसा हो गया यार कि मतलब 2005-2006, आप समझ रहे हैं, यानी कि 50-60 साल के बाद भी आज़ादी के, कितना आप अब बताओ कैसे हो गया यार? 5-6 दशक तक आप ये सोचो कि लोग मुसलमान सबके नीचे, ऐसा कैसे हो गया? क्यों हो गए? बाकी सब तो सेक्युलर थे। भाई मोदी से तो प्रॉब्लम है कि मोदी गलत काम कर रहा है, मोदी बुरा आदमी है, ये आप यही तो कह रहे हैं लोग, ये सब कुछ बुरा मोदी कर रहा। तो भाई तुम तो अच्छा कर रहे थे, 50 साल तुम क्यों नहीं उठा पाए मुसलमानों को?
क्यों नहीं उनको उनका लेवल ऊपर करा? क्योंकि उनको जानबूझ के मुसलमानों के साथ साजिश हुई है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ, और किसी को प्रॉब्लम हो तो हो जाए, ठीक है? मेजर नहीं डरता किसी के बाप से। मुसलमानों को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया है, उनको जानबूझ के नीचे रखा गया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पढ़ाई नहीं करने दी, उनको बोला कि ठीक है तुम्हारे स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम पढ़ो लिखो, कोई मतलब नहीं है, पर हम ठीक है, हम तुम्हारा ये कर देंगे, ये कर देंगे। जो भी मजहबी चीज़ें हैं, जो भी धर्म की चीज़ें हैं, उसमें उनको लगा दिया। उनके मौलवी भी वैसी थे, मौलवी ने बोला हाँ उनके नेता भी वैसे ही हैं, उनके नेता भी वैसे ही हैं। तो ये जानबूझ के उनके नेताओं ने, पुरानी सरकारों ने जानबूझ के पिछड़ा रखा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब हम बात करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोस्तों, तो वी मस्ट बी वेरी अवेयर। वो कागज आएगा, आप भी पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, और उसके बेसिस पे हम सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो इस वक्त कहना कि साहब ये हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, जैसे फारूक अब्दुल्ला ड्रामा किंग है यार, ये भैया बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। इसने यही बोला था 370-35 से हटने पे कि सोच भी मत लेना, और बारूद के ढेर पे बैठे हो। पता नहीं कौन कौन से हिंदी फिल्मों के डायलॉग इसने मारे, कख नहीं हुआ, सब झूठ। अच्छा, दूसरी चीज है स्वीडन में यार कुरान को जला दिया एक बंदे ने। सलमान मोमिका था उसका नाम, ये इराकी था जो स्वीडन में रह रहा था, और इसने कुरान शरीफ जला दी। तो काफी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने इसका वो निंदा करी है और बोला है कि नहीं ये तो बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो एम्बेसी था स्वीडन का बगदाद में, और उसके सामने लोग इकट्ठा हो गए और वही पत्थरबाजी। वी विल इवेंचुअली टीच द एरोगेंट वेस्टर्नर्स दैट इंसल्टिंग मुस्लिम्स इज नॉट फ्रीडम ऑफ थॉट। तो ये लोगों ने बोला है प्रेसिडेंट रेसिप तैयप अर्दोगान। ये भी झूठा आदमी है यार, अर्दोगान, ये भी झूठा आदमी है। अबे यूरोप में तू बैठा है, वेस्टर्नर्स को कौन से वेस्टर्नर्स को धमका रहा है, ठीक है? और एक मैं बात बता रहा हूँ यार, जिसको प्रॉब्लम है, एक तो एक बंदे ने गलत काम करा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? कि आप कुरान को जलाओ या कोई भी होली बुक है यार, उसको जलाना ठीक बात नहीं है, दिस इज वेरी रॉन्ग। पर मैं ये भी कहता हूँ ना कि वो सोसाइटीज़ हैं वैसी, वो कल बाइबल जला दें, वो कुछ भी जला दें, उनके लिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है? वो लोग ऐसा समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अग्री करता हूँ, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान, किसी को भी आपको इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। भारत का संविधान ने तो हमें यही सिखाया है, ठीक है ना? लेकिन ये अर्दोगान जब बोलता है ना, अर्दोगान जब बोलता है तब मुझे खलती है यार कि देखो ये ना दूसरे के मजहब की तो बेइज्जती करते हैं और खुद का होता है तब इसको खुजली मचती है। आपने हाया सोफिया का नाम सुना है? इसने मस्जिद बना दिया हाया सोफिया को। भाई हाया सोफिया जो था वो पहले चर्च था, फिर वो म्यूजियम बना, फिर मस्जिद बना, पता नहीं क्या क्या हो गया तुर्की में। इस भाई ने उस चर्च को बना दिया मस्जिद। एर्दोगान ये कहता है कि मुसलमानों को गुस्सा दिलाना, उनको अपसेट करना, अब हम जो वेस्ट वाले हैं, जो पश्चिम वाले हैं, हम उनको बताएंगे कि इतना आसान नहीं है बेटा। अच्छा तुम कुछ भी करो वो ठीक है। तो जो लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं ना एर्दोगान को, जरा सोच लो यार, ईसाइयों का दिल नहीं टूटा होगा जब आपने उनके चर्च को आपने मस्जिद बना दिया? वो जायज़ है ना, आप किसी का भी कुछ कर दो, मंदिर तोड़ के कुछ बना दो, लेकिन किसी ने करा तो एर्दोगान को बड़ा बुरा लगा। फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बराबर मतलब बराबर, बराबर मतलब बराबर होता है। अब ये सॉर्ट ऑफ बराबर नहीं होता है। एर्दोगान क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है एर्दोगान कह रहा है कि मैं करूं तो ठीक है यार, अगर मैं गिरजाघर को मैं मस्जिद बनाऊं, डन, ब्यूटीफुल, होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक करा, मस्जिद बनाया मैंने। लेकिन उसने गलत काम करा, कुरान, अब हम इनको बताएंगे कि तुमने कुरान क्या। ओ भाई, ईसाई भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, सिख भी इंसान है, तो एक तरफा मत चलाओ। अच्छा, आखिरी में एक और चीज है। फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डर ने बोला है कि वेरी क्लोज टू आईएमएफ बेल आउट, और अगले 24 घंटे में हो जाएगा। मैं आईएमएफ वालों से यार एक रिक्वेस्ट करता हूं यार, आज प्लीज इसको दे के पैसा खत्म करो यार। इस आदमी ने ना खिंचा दिया बाय गॉड यार, मेरा मूड खराब हो गया। इशाक डर हर दूसरे तीसरे दिन अब आ रहा है पैसा, आ रहा है, बस कोने में है। हाँ बस वो ना, बस गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा हुआ है, बस आ रहा है। अभी तो आपने बोला गुप्ता जी की दुकान के पीछे खड़ा है, अभी तक क्यों नहीं आया? गुप्ता जी की दुकान तो 10 कदम पर। अरे बीच में शर्मा जी मिल गया यार, बातचीत करने लग गया होगा आईएमएफ का लोन वहां पे, वो शर्मा जी से बातचीत कर रहा है, डोंट वरी, आता होगा। ये हर समय कब से झूठ बोल रहा है? अब यार भगवान, मैं आज प्रे करता हूँ आईएमएफ से, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के लिए इनको पैसा देकर खत्म करो यार। ये रोज रोज यही अब आ रहा है, तब आ रहा है, अब आ रहा है, तब आ रहा है, 6 महीने से रोज का रोज ये लेक्चर देता है। अब इनको दे दिला के खत्म करो, ठीक है? और ये हमारे कान खाने बंद करें प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है और अब हम आते हैं आस्क मेजर पे। लेट्स स्टार्ट। कौशल ठक्कर इन्होंने लिखा है, जय हिंद। जय हिंद कौशल जी, जय हिंद। व्हाई आर वी नॉट रिप्लेसिंग T-72 विद अर्जुन? इन विकिपीडिया अर्जुन टैंक्स लुक्स मच बेटर देन एज ओल्ड T-72. As you have infantry background, you may throw light on the topic. First of all, infantry has got nothing to do with tanks. ठीक है जी, हम लोग पैदल सेना वाले हैं इन्फेंट्री, वो जो टैंक चलाते हैं वो आर्मर्ड कोर वाले हैं। तो आप अगर इन्फेंट्री वाले को बोल रहे हैं कि यू विल हैव सम एक्सपर्टीज ऑन टैंक्स, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, हमारा बड़ा लिमिटेड बैटल में कोऑर्डिनेशन होता है, लिमिटेड तो नहीं होता खैर, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि वी डोंट हैव टैंक्स, इन्फेंट्री डज नॉट हैव टैंक्स, आर्मर्ड कोर हैज टैंक्स। पहली बात। दूसरी चीज है कि इन विकिपीडिया अर्जुन टैंक लुक्स मच बेटर। लुक्स मच बेटर, भाई शादी करनी है आपने, लुक्स, ये कैसी बात होती है, ये कैसा लॉजिक है भाई कि लुक्स मच बेटर? और विकिपीडिया मत पढ़ा करिए, विकिपीडिया में सब फ्रॉड है। ठीक है, प्लीज डोंट रीड विकिपीडिया, कोई भी एडिट कर देता है, कोई भी लिख देता है। ठीक है, रीड प्रॉपर आर्टिकल्स रिटन बाय सीनियर जनरल्स, दे विल टेल यू। इंडियन आर्मी के काफ़ी सीनियर जनरल्स हैं, जनरल के.जे. सिंह हैं। जनरल के.जे. सिंह इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड जनरल, ही इज फ्रॉम आर्मर्ड कोर। जनरल गैडियोक हैं, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, एंड देयर आर सो मेनी, मतलब मैं दो के क्या नाम ले, सो मेनी, यू रीड देम, दे राइट, यार ये लिखते हैं, प्रोलिफिक राइटर्स हैं, इनका पढ़िए आप विकिपीडिया की बात कर रहे हो। और अर्जुन से रिप्लेस कर रहे हैं, अर्जुन में कई सारी प्रॉब्लम्स थी। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स वाज इंटर थिएटर मूवमेंट, सो वो सब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सरकार ने पिछले साल या पिछले के पिछले साल आई थिंक 100 या 125 अर्जुन का ऑर्डर प्लेस करा है। तो भाई ये टैंक आने वाले हैं, सरकार इनको पुश कर रही है। T-72 पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बात भी सही है। और ये बात भी सही है कि आर्मर्ड वॉरफेयर पे से हमारी तवज्जो काफी सालों तक हट गई थी, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आर्मर्ड वॉरफेयर होगा। मेरे टाइम पे तो वेस्टर्न कमांड वो सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड। जब मैं कमीशन हुआ था 1994 में, वो वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड। फिर वो कश्मीर का मामला हुआ तो नदन कमांड होने लगा, फिर ईस्टर्न कमांड होने लगा। तो हर जगह शिफ्ट होता रहता है ये। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये रशिया यूक्रेन के बाद थोड़ा सा लोगों का दिमाग सेंटर में आया है, दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। क्या है? तो हाँ, T-72s शुड बी रिप्लेस्ड डेफिनेटली। बहुत पुराना टैंक है, लेकिन वर्क हाउस है इंडियन आर्मी का, लेकिन पुराना टैंक इट शुड बी रिप्लेस्ड। बट यू कांट से दैट आई सॉ ऑन विकिपीडिया दैट अर्जुन इज अ बेटर लुकिंग टैंक। इट्स वॉर, इट्स नॉट अ फैशन शो। तो मैं इस पे कमेंट ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरा है जी अतुल पटकी, सर ओनली वन क्वेश्चन, डिफेंस डज नॉट इंटरफियर इन सिविलियन मैटर्स बट सिविलियन गवर्नमेंट डज इंटरफियर इन कॉलिंग आर्मी चीफ एज गली का गुंडा, देन व्हाट स्टॉप आर्मी नॉट टू हिट दोज रास्कल्स इन द रियर? शाबाश, सो दैट अदर्स कैन टेक लेसन एंड स्टॉप। देखिए दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, दिस इज द इंडियन आर्मी, नॉट द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में हो सकता है कि आपने किसी कर्नल को कुछ बोला, और जनरल तो बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप बात कर रहे हैं संदीप दीक्षित की, जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पता नहीं है नहीं है, उस समय थे, उन्होंने गली का गुंडा बोला था, सड़क का गुंडा, गलत चीज़ है, उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा जीता कौन? जनरल बिपिन रावत। कैसे जीते? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जनरल बिपिन रावत ने जवाब ही नहीं दिया। जनरल बिपिन रावत ने बोला कि मैं तुम्हारी औकात ही नहीं समझता, मैं तुम्हें जवाब दूं। ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी बकवास करेगा हम जवाब दे देंगे किसी का, और किसी को लात वात केक वेक नहीं मारना। देखिए दूसरी चीज़ है कि नोबडी इज इंटरफियर्ड इन द आर्मी। जो आप कह रहे हैं ना, ये इंटरफियरेंस नहीं है, ये तो ऐसे ही देखो, दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस आर्मी चीफ को कुछ कुछ बोलते रहते हैं। यार आर्मी चीफ आर्मी चीफ हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन यार। आर्मी चीफ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एंड द आर्मी चीफ रिप्रेजेंट्स 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी, द लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स इन द वर्ल्ड एट द इंडियन आर्मी, ठीक है, लार्जेस्ट वॉलंटियर फोर्स। तो यार किसी के कहने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को खुद देखना चाहिए कि ये सब ना बोलें, सब बकवास ना करें, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे हम किसी को पीट देंगे, ये सब गलत चीज़ है। नो, हमारा काम है चीनियों को पीटना, पाकिस्तानियों को पीटना। अपने लोगों को थोड़ा ना पीटेंगे, चाहे कितना भी नालायक हो। अपने बेटे को थोड़ा ना को कूट देता है यार, या अपने भाई को थोड़ा ना को कूट देता हो, कितना भी नालायक हो। समझाते हैं, डांट देते हैं, ठीक है। और उसको आई थिंक संदीप दीक्षित ने काफ़ी सालों तक उसके बाद कुछ नहीं बोला, बेचारा सांप सूंघ गया था उसको, क्योंकि उसको पब्लिक बैकलैश इतना मिला इस चीज़ से, है ना। तो मुझे लगता है कि यहीं पे इस बात को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों एक बार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।